हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल अकाउंटिंग हिल पे। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग इक्वेशन। आज आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। अब तक हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े, जैसे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग, ये हमने पढ़े। ये सारे चैप्टर्स आपके थियोरेटिकल चैप्टर थे, बट ये चैप्टर आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो अब तक आपने पढ़ा उन सब का इम्प्लीकेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अकाउंटिंग इक्वेशन। बट अपने साथ कॉपी पेन जरूर लेकर बैठिए, ताकि मेरे साथ साथ आप आज सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नोट डाउन करते हुए चलिए। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज की क्लास में हम इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट कंप्लीट कर लेंगे। सारे कंसेप्ट, ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। देखो, अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, एक मैथ्स की इक्वेशन है जो हमें बताता है कि फर्म के जो भी असेट्स होते हैं, फर्म के पास जितने भी असेट्स होते हैं, दिस विल बी इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। देखो ध्यान से, ध्यान कंसेप्ट को समझिए। अकाउंटिंग इक्वेशन इज एन इक्वेशन which shows that assets of the firm is equal to sum of liabilities and capital। जो फर्म के assets होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। किसके इक्वल होते हैं? लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये चीज ध्यान से समझिए। आज हम इस सारी चीजों को बहुत ध्यान से समझेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन डुअल एस्पेक्ट पे डिपेंड करती है। देखो, ये किसके ऊपर बेस्ड है? डुअल एस्पेक्ट पे। डुअल एस्पेक्ट क्या कहता था? एवरी ट्रांजेक्शन हैज द टू इफेक्ट्स। हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट्स होते हैं। हमने पढ़ा था ना कि एवरी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हैज द टू इफेक्ट्स। सो अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट। ये इक्वेशन क्या शो करती है कि किसी भी ट्रांजैक्शन का अफेक्ट या तो इक्वेशन के दोनों साइड सेम अमाउंट इंक्रीज होगा या सेम अमाउंट डिक्रीज होगा, या इक्वेशन के एक ही साइड में इंक्रीज और डिक्रीज दोनों होगा। बट हर हालत में आपकी फर्म के जो असेट्स है उनका टोटल लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल होता है। ध्यान से देखो, आपके लिए फर्स्ट चैप्टर है तो बहुत ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर आपका बेस है। किसका बेस है? जर्नल एंट्रीज का, क्लासिफिकेशंस का, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का। हर उस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में इस इक्वेशन, इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा। आज आप सीखोगे कि हर ट्रांजेक्शन के क्या क्या अफेक्ट्स होते हैं, क्या चीज इंक्रीज होती है और क्या चीज डिक्रीज होती है। देखो, मैं आपको बार बार कह रहा हूं ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज पेशेंस के साथ लास्ट तक, मेरे साथ लास्ट तक ध्यान से इस चैप्टर को पढ़िएगा, ताकि सारे कंसेप्ट आपके आज ही क्लियर हो जाए। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा असेट्स ऑफ द फर्म इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। फर्म के जितने भी असेट्स हैं, फर्म के जितने भी असेट्स है उसका टोटल लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल होगा। अब फर्म के पास असेट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, लैंड एंड बिल्डिंग्स, मोटर व्हीकल्स, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम,
एटसेट्रा। जैसे स्टॉक हो गया और भी बहुत सारी चीजें होती है, मतलब मैंने कुछ एसेट्स के एग्जांपल लिखे। लाइबिलिटीज कौन कौन सी होती है? जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, लोन फ्रॉम बैंक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस इनकम, एटसेट्रा। और कैपिटल का मतलब क्या था? कैपिटल का मतलब था अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑनर। ठीक है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑनर। हमने यहाँ पे सीखा था अगर हमने कोई ड्राइंग्स करी है तो वो हमारी कैपिटल को रिड्यूस करता है। अगर फर्म को कोई भी रिवेन्यू होती है, रिवेन्यू है या प्रॉफिट है, वो आपकी कैपिटल को इंक्रीज करता है। और अगर कोई लॉस या एक्सपेंस है, लॉस या एक्सपेंस है, वो आपकी कैपिटल को रिड्यूस करता है। अब ध्यान से दोबारा से इक्वेशंस को समझते हैं। इक्वेशन कहती है कि ऑनर ने जितना भी पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है प्लस जो भी अमाउंट उसे आउटसाइडर्स को पे करना है, इन दोनों के इक्वल, इन दोनों के टोटल के इक्वल फर्म के पास असेट्स होने चाहिए। वो असेट्स चाहे कैश की फॉर्म में हो, बैंक की फॉर्म में हो, या फिक्स असेट्स हो, आपके करंट असेट्स हो, कुछ भी हो, बट कैपिटल और लाइबिलिटीज का टोटल हमेशा असेट्स के इक्वल होता है। याद रखिएगा, अकाउंटिंग इक्वेशन इज ट्रू इन ऑल द केसेस। अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा ट्रू होती है, हर केस में ट्रू होती है। ठीक है, कभी भी अगर आपका असेट्स का टोटल लाइबिलिटीज और कैपिटल के इक्वल नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती करी होगी। ठीक है, चलिए कुछ ट्रांजैक्शंस देखते हैं। पहले कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं जो हम पढ़ रहे हैं ना, कि फर्म के जो असेट्स होते हैं वो लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल होते हैं। ये कैसे होते हैं, कुछ वे देखते हैं। देखो, मान के चलो पहला ट्रांजैक्शन है आपका, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपी 10 लाख। बिजनेस ने कैश से, वो बिजनेस ने कैश से स्टार्ट किया और कितना है? 10 लाख। अब बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, इसका मतलब ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया। अब इसके दो इफेक्ट्स आ रहे हैं। पहला क्या है? बिजनेस के पास कैश आ रहा है, बिजनेस के पास कैश आ रहा है। और दूसरा, ये अमाउंट ओनर ने इन्वेस्ट किया है, इसका मतलब आपकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है। अगर आप इस चीज को ध्यान से देखो, हमें पता है असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। हमने ये पॉइंट पढ़ा। अगर हम अपना पहला ट्रांजैक्शन देखें, बिजनेस ने कैश इंट्रोड्यूस किया है, बिजनेस ने कैश इंट्रोड्यूस किया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिजनेस के पास कैश आया। कितना कैश आया? 10 लाख। और साथ ही साथ आपकी कैपिटल भी इंक्रीज हो गई, आपकी कैपिटल भी इंक्रीज हो गई। अगर मैं दूसरा पॉइंट देखूं, मैंने कहा परचेज्ड लैंड एंड बिल्डिंग रुपी 2 लाख। मैंने एक लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करी 2 लाख की। अब इसका क्या इंपैक्ट होगा? इसका इंपैक्ट होगा आपके पास से कैश रिड्यूस हो गया 2 लाख, बट आपके पास बिल्डिंग आ गई। कितने की बिल्डिंग आ गई? 2 लाख। तो अगर आप ध्यान से न्यू इक्वेशंस देखो, तो न्यू इक्वेशन आपकी क्या होगी? 8 लाख कैश होगा आपके पास, 2 लाख की बिल्डिंग हुई, लाइबिलिटीज अभी तक 0, प्लस 10 लाख रुपीज की कैपिटल। तो देखो, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। असेट्स किसके इक्वल है? लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल।
और एग्जांपल लिखते हैं। अगर मैंने लिखा परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, मैंने गुड्स को क्रेडिट पे परचेज किया, 1 लाख की गुड्स को मैंने क्रेडिट पे परचेज किया। अब इसका अफेक्ट क्या आएगा? इसका अफेक्ट आएगा आपके पास स्टॉक भी इंक्रीज हो जाएगा। स्टॉक कितने से इंक्रीज हो गया? 1 लाख रुपीज से। और साथ ही साथ आपका क्रेडिटर, क्योंकि जो बिजनेस में गुड्स क्रेडिट पे सप्लाई करता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रेडिटर्स। हमने पढ़ा था ना बेसिक टर्म्स में। तो आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो गई इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिटर्स। अगर आप अब ध्यान से देखो तो आपके कैश है आपके पास 8 लाख रुपीज, बिल्डिंग है 2 लाख की, स्टॉक है 1 लाख का, क्रेडिटर्स की वैल्यू 1 लाख और कैपिटल की वैल्यू 10 लाख। ठीक है, यहां का टोटल कितना है? यहाँ का टोटल भी है आपका 11 लाख और यहाँ का टोटल भी है 11 लाख। देखो ध्यान से समझिए, मैंने आपको क्या समझाया? मैंने आपको समझाया कि बिजनेस के पास जितने भी एसेट्स है, बिजनेस के पास जितने भी एसेट्स है उसका टोटल लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल होता है। ठीक है, ये इक्वेशन जो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है ये डुअल एस्पेक्ट के ऊपर बेस्ड होती है, क्योंकि एवरी ट्रांजैक्शन हैज द टू अफेक्ट्स। हर ट्रांजैक्शन के दो अफेक्ट्स होते हैं। वो अफेक्ट इक्वेशन के दोनों साइड भी हो सकते हैं या इक्वेशन के एक साइड भी हो सकते हैं। हमने कुछ एग्जाम्पल के साथ देखा, हमने 2-3 छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लिए, उससे हमने देखा कि हमारी इक्वेशन जो है वो मैच करती है। अगर आपकी इक्वेशन मैच ना करे तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती करी होगी। क्लियर है इतना? पक्का? चलिए देखो, क्वेश्चंस तो हम धीरे धीरे कर ही लेंगे सारे। पहला मेन पॉइंट हमारा क्या है कि हम कंसेप्ट समझते हैं कि हर ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इंपैक्ट आएगा। हर ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इंपैक्ट आएगा, एक एक करके इन पॉइंट्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, करें? चलिए, फर्स्ट पॉइंट आता है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। पहला पॉइंट क्या है? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। आपने बिजनेस स्टार्ट किया है विद कैश। अब देखो इसके दो इफेक्ट्स है। क्या इफेक्ट्स है? बिजनेस के पास कैश आ रहा है, बिजनेस के पास कैश इंक्रीज हो रहा है, और ये कैश किसने लगाया है? ऑनर ने लगाया है। तो ऑनर की कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है। ध्यान से देखो, हर चीज ध्यान से समझना। आपके पास असेट्स, पहला इंपैक्ट क्या आएगा? असेट्स में आपका कैश इंक्रीज हो जाएगा और साथ ही साथ आपकी कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? देखो जो मैं ट्रांजैक्शंस अब आपको नोट करवा रहा हूं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर आपने ये चीजें ध्यान से समझ ली तो आपको पूरा चैप्टर बस फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में रह जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमने क्या सीखा? अगर बिजनेस कैश के साथ स्टार्ट हुआ तो एसेट्स की फॉर्म में, कैश की फॉर्म में हमारे पास क्या आया? एसेट्स आया। एसेट्स को हम इंक्रीज कर देंगे, कैश को इंक्रीज कर देंगे, और ये बिजनेस में ऑनर ने इंट्रोड्यूस किया है इसलिए कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? कंफर्म? सेकंड पॉइंट, परचेज गुड्स फॉर कैश। अगर आप गुड्स कैश में परचेज करते हो, अब देखो इसका इंपैक्ट क्या आएगा। अगर आप गुड्स को कैश में परचेज करते हो तो सबसे पहले आपके पास स्टॉक इंक्रीज हो रहा है। आपके पास क्या इंक्रीज हो रहा है? स्टॉक, क्योंकि आपने गुड्स परचेज करी है फॉर रीसेल पर्पस, तो स्टॉक इंक्रीज हो रहा है और साथ ही साथ आपका कैश रिड्यूस हो रहा है। एसेट्स और लाइबिलिटीज पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। एसेट्स और लाइबिलिटीज पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। क्लियर? मेरे साथ साथ
सारी चीजें नोट डाउन करते हुए चलिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब की बार हमने गुड्स को क्रेडिट पे परचेज किया है, तो सोचो क्या इंपैक्ट आ रहा है हमारा। सबसे पहले तो हमारे असेट्स में स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गुड्स परचेज करिए। बट अब हमने इसके लिए कोई कैश पे नहीं किया, बल्कि हमने इस गुड्स को क्रेडिट पे परचेज किया है। किस पे परचेज किया है? क्रेडिट में परचेज किया है। तो इससे आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो जाएगी। और जो पर्सन बिजनेस में गुड्स क्रेडिट पे सप्लाई करता है उसे हम कहते हैं क्रेडिटर्स। क्या कहते हैं? क्रेडिटर्स। तो आपका क्रेडिटर्स भी इंक्रीज हो जाएगा और साथ ही साथ आपका स्टॉक भी इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? कंफर्म? नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, परचेज असेट्स फॉर कैश। हमने कोई असेट्स परचेज किया, मान के चलिए हमने फर्नीचर परचेज किया। हमने क्या परचेज किया? फर्नीचर। मान के चलो फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कुछ भी परचेज किया है और हमने कैश में परचेज किया है, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? सबसे पहले हमारा वो असेट्स इंक्रीज हो जाएगा। फर्नीचर, आपका असेट्स, जो भी असेट्स आपने परचेज किया है, असेट्स क्या होगा? इंक्रीज होगा। और साथ ही साथ आपका कैश क्या होगा? रिड्यूस होगा। कैश रिड्यूस और फर्नीचर इंक्रीज। इज इट क्लियर? कंफर्म? नेक्स्ट है ओपन अ बैंक अकाउंट। आपने फर्म का एक बैंक अकाउंट ओपन किया या आपने कैश डिपॉजिट करा है बैंक में। देखो अब आप खुद बताइए मुझे क्या इंपैक्ट आएगा। अब तो देखो धीरे धीरे दिमाग की बत्ती जलनी स्टार्ट हो गई है ना? तो आप खुद बताइए क्या इफेक्ट आएगा। सबसे पहले तो आपका कैश रिड्यूस होगा क्योंकि आपने कैश डिपॉजिट करा है बैंक में, तो कैश तो रिड्यूस होगा और कैश एट बैंक जो है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। ध्यान से देखो, ध्यान से हर चीज को तुक्के में नहीं समझना, उसके कंसेप्ट को समझना है, उसके अफेक्ट्स को समझना है। अगर हमने कैश डिपॉजिट किया इनटू बैंक तो आपका कैश रिड्यूस क्योंकि आपका कैश इन हैंड तो खत्म, और क्या चीज इंक्रीज हो गई? बैंक आपका इंक्रीज हो गया। तो आपके लिए कैश रिड्यूस और बैंक इंक्रीज। क्लियर? कंफर्म बच्चे? नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपने कोई एक्सपेंसेस कैश में पे करा है, अगर आपने कोई एक्सपेंसेस कैश में पे करा है तो इसका इंपैक्ट क्या होगा? सबसे पहले तो आपका कैश रिड्यूस होगा। आपका कैश रिड्यूस क्योंकि आपने कैश में पे करा है सबसे पहले। और मैंने आपको अभी सिखाया था थोड़ी देर पहले कि अगर कोई भी एक्सपेंस होता है तो आपकी कैपिटल क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। सिखाया ना कि कैपिटल क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। तो अगर कोई भी आप एक्सपेंस पे करते हो तो आप अपनी कैपिटल को रिड्यूस कर दोगे। क्लियर? कंफर्म? नेक्स्ट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। इसके लिए पहले मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। एग्जांपल है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपी 10,000 फॉर कैश रुपी 12,000। हमने 10,000 की गुड्स को, हमने 10,000 की गुड्स को सोल्ड आउट किया है। कितने में सोल्ड आउट किया है? 12,000 में सोल्ड किया है। तो अब इसके इंपैक्ट्स अगर आप ध्यान से देखोगे, इसके इंपैक्ट्स आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहला इंपैक्ट क्या है? आपके पास से स्टॉक जो है वो माइनस होगा। कितने से माइनस होगा? 10,000 से। क्यों? आपका स्टॉक गया 10,000 रुपीज का। दूसरा, आपके पास कैश इंक्रीज हो रहा है। कितने से कैश इंक्रीज हो रहा है? 12,000 रुपीज से। क्लियर? अब देखो, अगर आप 10,000 की कॉस्टिंग को 12,000 में सोल्ड आउट करते हो तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? समझाइए मुझे, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? प्रॉफिट होगा ना। और प्रॉफिट अल्टीमेटली आपका कहाँ चला जाएगा? कैपिटल में चला जाएगा।
2000 प्रॉफिट। ठीक है, तो हमने क्या सीखा यहां पर? हमने सीखा जब भी गुड्स कैश में सोल्ड आउट होती है तो सबसे पहले स्टॉक में से माइनस करते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या माइनस करते हैं? कॉस्ट प्राइस। और कैश में ऐड करते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, उसके बाद कैपिटल में अगर आपको इस ट्रांजेक्शन से प्रॉफिट हुआ तो प्लस कर देंगे, और अगर लॉस हुआ तो माइनस कर देंगे। ठीक है, क्लियर? समझ में आ रहा है? ध्यान से हर कंसेप्ट को बहुत बेसिक चीजों से समझो। अगर आपने 10,000 की गुड्स को 12,000 में बेचा, 10,000 के गुड्स को 12,000 में बेचा, तो आपका स्टॉक रिड्यूस हुआ। कितने से रिड्यूस हुआ? 10,000 से। आपका कैश इंक्रीज हुआ, कितने से इंक्रीज हुआ? 12,000 से। और फर्म को जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसका इंपैक्ट हम कैपिटल में लिख देंगे। अगर यही गुड्स हम क्रेडिट पे सोल्ड आउट करें, अगर यही गुड्स हम क्रेडिट पे सोल्ड आउट करें, ठीक है, आपकी बार हमने जो कॉस्टिंग थी 10,000 रुपीज की सोल्ड करी है टू राम ₹4 12,000 ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट हमने ये गुड्स को सोल्ड आउट किया है क्रेडिट पे। ठीक है, तो अब देखो, अब भी सिंपल सा कंसेप्ट है कि आपके पास असेट्स में सबसे पहले स्टॉक माइनस होगा। स्टॉक कितने से माइनस होगा? 10,000 से। दूसरा, आपके पास अब कैश नहीं आ रहा। जिस पर्सन को आप गुड्स क्रेडिट पे सोल्ड आउट करते हो उसको हम क्या कहते हैं? डेटर्स। और वो हमारे लिए क्या होता है? असेट्स। कितना लेना है हमें उससे? 12,000। इस ट्रांजेक्शन में भी हमें क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, इसलिए हमने 2,000 कैपिटल में ऐड ऑन कर दिया। ठीक है, पक्का? देखो, अगर आप गुड्स को कैश में सोल्ड आउट करते हो तो स्टॉक में से कॉस्ट प्राइस माइनस, कैश में सेलिंग प्राइस ऐड, और जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो कैपिटल में डाल देंगे। अगर आप गुड्स को क्रेडिट पे सोल्ड आउट करते हो तो स्टॉक में से कॉस्ट प्राइस माइनस, डेटर्स में आप ऐड करोगे सेलिंग प्राइस, कैपिटल में वही प्रॉफिट या लॉस। क्लियर? कंफर्म? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कैश पेड टू क्रेडिटर्स। अब आप खुद बताओ यार, अगर आपने क्रेडिटर्स को कैश पे करा तो इसका इंपैक्ट क्या आएगा? आपके पास असेट्स में कैश रिड्यूस हो जाएगा, और साथ ही साथ आपकी लाइबिलिटीज भी तो रिड्यूस हो जाएगी। आपकी लाइबिलिटीज भी रिड्यूस हो जाएगी अगर आपने कैश पेड टू क्रेडिटर्स किया। और अगर आपने कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स किया है तो इसका इंपैक्ट क्या होगा? इसका इंपैक्ट होगा असेट्स में आपके पास अब कैश आ रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है, बट आपका दूसरा असेट्स डेटर्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही है। डेटर्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही है। क्लियर? दोनों ट्रांजेक्शन सिंपल थे। देखो, मुझे पता है सारे ट्रांजेक्शन सिंपल है, आप डायरेक्ट भी समझ सकते हो, बट अगर हम एक बार सारे ट्रांजेक्शन्स को ओवरव्यू लेकर ध्यान से अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो क्वेश्चंस करने में हमें बड़ी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्या है? ड्राइंग्स मेड इन कैश। ड्राइंग्स, अगर आपने ड्राइंग्स करी है और वो भी कैश में करी है तो इसका इंपैक्ट क्या होगा? आपके पास से कैश रिड्यूस हो जाएगा सबसे पहले, और दूसरा इंपैक्ट आपका आएगा कैपिटल पे। क्यों? ड्राइंग्स की वजह से आपकी कैपिटल क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, अगर ड्राइंग्स आपने गुड्स में करी है, यानी आपने गुड्स विड्रॉ करी है फॉर पर्सनल यूज, तो आपकी बार कैश ना माइनस होकर क्या माइनस होगा? स्टॉक माइनस होगा। स्टॉक माइनस हो जाएगा। ठीक है, और कैपिटल भी माइनस हो जाएगा। क्लियर? कंफर्म? नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हमने सीखा था
कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जितना भी अमाउंट ऑनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है वो बिजनेस के लिए लोन होता है। बिजनेस के लिए क्या है? लोन। और उस लोन पे फर्म क्या पे करती है? इंटरेस्ट पे करती है। किसको पे करेगी? ऑनर को पे करेगी। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? एक्सपेंस है। बट ये पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करता है। इंक्रीज द कैपिटल ऑफ ऑनर। ऑनर की कैपिटल को इंक्रीज करता है। अब ध्यान से इस कंसेप्ट को समझिए। देखो कैपिटल की बात करते हैं हम। फर्म के लिए जो भी एक्सपेंस होता है, फर्म के लिए जो भी एक्सपेंस होता है वो हम कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। और मैंने कहा हम इसको कैश में ना पे करके पार्टनर्स की कैपिटल को, ऑनर्स की कैपिटल को हम इंक्रीज कर देते हैं, इसलिए कैपिटल इंक्रीज हो गई, इंक्रीज कैपिटल। तो कुल मिला के कैपिटल में से ही माइनस और कैपिटल में ही प्लस, और किसी ट्रांजैक्शन पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। क्लियर? कंफर्म? नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर ऑनर ने बिजनेस से कुछ अमाउंट विड्रॉ किया है फॉर पर्सनल यूज, तो ऑनर की ड्यूटी है वो फर्म को इसके ऊपर क्या दे? इंटरेस्ट पे करे। अब यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए क्या है? इनकम का सोर्स। और हम इसको कैश ना लेकर ऑनर्स की कैपिटल को क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देते हैं। ऑनर की कैपिटल को रिड्यूस कर देते हैं। तो इसका इम्पैक्ट भी क्या आएगा बेटा? कैपिटल में ही प्लस होगा। क्यों प्लस होगा? क्योंकि इनकम है। और माइनस भी होगा क्योंकि रिड्यूस कैपिटल आपकी कैपिटल को रिड्यूस करता है। ठीक है, कैपिटल को क्या करता है? रिड्यूस करता है। इसलिए कैपिटल में ही प्लस और कैपिटल में ही माइनस। क्लियर? कंफर्म? सारी चीजें क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, लोन टेकन फ्रॉम बैंक। अगर फर्म ने अपने किसी पर्पस के लिए बैंक से लोन लिया है, बैंक से क्या लिया है? लोन लिया हुआ है, तो बैंक कभी भी लोन कैश की फॉर्म में नहीं देता, वो आपका अकाउंट ओपन करता है और अकाउंट में डिपॉजिट कर देता है। तो इसका मतलब आपका बैंक क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और साथ ही साथ लोन आपने लिया है तो आपकी लायबिलिटीज भी इंक्रीज हो जाएगी। लोन फ्रॉम बैंक, ये भी आपके लिए क्या हो जाएगा? इंक्रीज। क्लियर? कंफर्म? इंटरेस्ट ऑन लोन पेड। अब जो लोन आपने लिया था उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट पे किया, तो ये क्या है आपके लिए? एक्सपेंस है। और इंटरेस्ट ऑन लोन भी बैंक से पे किया जाता है, इसलिए असेट्स में से बैंक रिड्यूस होगा। और साथ ही साथ आपकी कैपिटल भी रिड्यूस होगी। क्यों रिड्यूस होगी? क्योंकि ये फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस का सोर्स है। फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है, इसलिए कैपिटल रिड्यूस हो। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, रीपेमेंट ऑफ लोन। जो आपने लोन लिया था, जो आपने लोन लिया था, अब आप उसको रीपे कर रहे हो। देखो जब आपने बैंक से लोन लिया था तो बैंक को प्लस किया था और लायबिलिटीज को इंक्रीज किया था। अब आप उस लोन को रीपे कर रहे हो तो इसका अफेक्ट भी रिवर्स हो जाएगा। आपका बैंक रिड्यूस और साथ ही साथ लायबिलिटीज भी रिड्यूस। लोन फ्रॉम बैंक, आपकी लायबिलिटीज भी रिड्यूस। यहां तक के सारे ट्रांजैक्शन समझ में आए या नहीं आए? बताइए जल्दी। सारे सिंपल सिंपल ट्रांजैक्शंस थे। बस आज एक बार पढ़ने से हमें क्या होगा? हमें जब हम क्वेश्चंस को करेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। और कॉन्फिडेंस लेवल ही तो हमें हाई करना है ताकि हम सारे कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझ सके। अब देखिए अगले 4 ट्रांजैक्शन मैं हमेशा मेरे मनपसंद ट्रांजैक्शन है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस है। आपको
बहुत ज़्यादा क्लियर करने में, कंसेप्ट को क्लियर करने में आपकी हेल्प करते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सबसे पहले तो मुझे इसका मीनिंग बताइए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या मीनिंग हुआ? ड्यू बट नॉट पेड इन कैश। ड्यू तो हो गए पर अभी तक हमने पे नहीं करे, और ये हमारे लिए क्या होती है? करंट लायबिलिटीज। क्या होती है हमारे लिए? करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे करेंगे? देखो, आपने खुद बोला कि ये फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है, ड्यू हो गए। हमने एक्रुअल बेसिस में पढ़ा था कि ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन दे अकर्ड। एक्सपेंस को हम एक्सपेंस तभी मानेंगे जिस टाइम वो होते हैं, जिस टाइम पीरियड से वो बिलोंग करते हैं, चाहे हमने कैश पे किया हो या नहीं पे किया हो। तो हमारे लिए खर्चा है, खर्चा है ना, तो हम कैपिटल को माइनस कर देंगे। बट अभी हमने इसको पे नहीं किया, तो ये हमारे लिए लायबिलिटीज बन गई, और लायबिलिटीज में हम क्या लिख देंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्लस। ध्यान से देखो, ध्यान से इस कंसेप्ट को समझिए, बहुत ध्यान से समझिए इस कंसेप्ट को। क्या कहा है मैंने? कि आपका खर्चा हो गया, ड्यू हो गया, तो आपकी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। बट अभी आपने इसको पे नहीं किया, तो आपकी लायबिलिटीज इंक्रीज होगी। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या है? नॉट ड्यू बट पेड इन एडवांस। हमने इसको एडवांस पे कर दिया, और ये हमारे लिए क्या होता है? करंट असेट्स। अगर आपने डेफिनेशंस, जब मैंने बेसिक टर्म्स करवाई थी, आपने ध्यान से पढ़ा होगा, तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। अगर फिर भी क्लियर नहीं है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 11th की प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी वीडियोस को प्रॉपर सीक्वेंस वे में अरेंज किया गया है, आप वहां से जाके दोबारा से क्लास को देख सकते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंस ड्यू नहीं हुआ। अब देखो, आप खुद कह रहे हो एक्सपेंस ड्यू नहीं हुआ, तो कैपिटल में तो नहीं आएगा। बट हमने इसको पे कर दिया, पे कर दिया तो कैश तो रिड्यूस हो गया। पे करने का मतलब क्या है? कैश रिड्यूस हो गया। बट ये आपके लिए क्या है? असेट्स बन जाता है, प्रीपेड एक्सपेंस। आप एक्सपेंस में, वो असेट्स में एक कॉलम बना दोगे, प्रीपेड एक्सपेंस। क्लियर? कंफर्म? देखो, समझ में आना चाहिए, जब आप पढ़ोगे ध्यान से तभी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एक्रूड इनकम। मीनिंग बताइए एक्रूड इनकम का, बताइए क्या मीनिंग होता है? कमेंट करिए। अर्नड बट नॉट रिसीव्ड इन कैश। हमने कैश में रिसीव्ड नहीं करी है, और ये हमारे लिए क्या होता है? करंट असेट्स। इन दोनों के मीनिंग पे ही इसका अफेक्ट आपको समझ में आएगा। देखो, अर्नड, अगर आपने किसी रिवेन्यू को अर्न कर लिया, तो उसको बुक्स में रिकॉर्ड करोगे, और वो आपकी कैपिटल को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अब आपने इसको कैश में रिसीव्ड नहीं किया, कैश में रिसीव्ड नहीं किया, तो ये आपके लिए असेट्स बन गया, एक्रूड इनकम, और वहां पे आप इसको प्लस कर दो। क्लियर? कंफर्म? नेक्स्ट है एडवांस इनकम। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मीनिंग क्या हुआ? नॉट अर्नड बट रिसीव्ड इन कैश। हमने एडवांस, हमने अर्नड नहीं किया, पर हमने कैश जो एडवांस में रिसीव कर लिया, और ये हमारे लिए क्या होती है? करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो इसका मतलब देखो, अर्नड नहीं किया तो कैपिटल में नहीं आना चाहिए। आपने रिसीव्ड कर लिया,
तो आपके पास कैश तो प्लस होगा, कैश क्या होगा, प्लस होगा, बट ये आपके लिए लाइबिलिटीज बन जाती है और आप यहां पे लिख दोगे एडवांस इनकम, आपके लिए लाइबिलिटीज। ठीक है, क्लियर है बेटा, ये सब सारे पॉइंट्स क्लियर। देखो मैंने आपको आज बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करवाए जिसके बेस पे आप इस चैप्टर को कंटिन्यू करोगे, आप इस चैप्टर को सीखोगे। सारे कंसेप्ट तो मैं नहीं लिखवा सकता, वो तो हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो उसकी सिचुएशन के साथ साथ करते हुए चलेंगे, बट आपको फिर भी बहुत हद तक ये कंसेप्ट पढ़ने के बाद चैप्टर का जो आउटले है वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर। अब देखो ये तो मैंने आपको मेन कंसेप्ट पढ़ाए, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं जो आपको ध्यान से समझ में आने चाहिए। जैसे मैंने पहले 5 ट्रांजेक्शन्स लिखे। पहले क्या लिखा, गुड्स परचेज फॉर कैश, तो ये कौन सी परचेज होगी आपकी, साफ लिखा है परचेज फॉर कैश का मतलब क्या हो गया, कैश परचेज, और कैश परचेज आपके लिए एक्सपेंस है तो कैश माइनस, और स्टॉक क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, स्टॉक आपका प्लस हो जाएगा। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, आपने स्टॉक को इंक्रीज किया है पर कैश रिड्यूस नहीं हुआ, इसका मतलब ये आपके लिए क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स हो गया, आपके लिए लाइबिलिटीज इंक्रीज हो गई। ठीक है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो गई। अब ये बहुत ध्यान से समझना, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम, जब किसी पार्टी का नाम गिवन हो, गुड्स परचेज फ्रॉम राम ₹20,000, जब किसी पार्टी का नाम गिवन हो और आपको कैश या क्रेडिट के बारे में कुछ नहीं बताया जाता तो ये हमेशा क्रेडिट परचेज मानी जाएगी। कौन सी परचेज मानी जाएगी, क्रेडिट परचेज, यानी स्टॉक प्लस और आपकी लाइबिलिटीज भी प्लस। अब नेक्स्ट तो आपको क्लियर ही है, गुड्स परचेज फ्रॉम राम फॉर कैश दिया हुआ है तो ये कैश परचेज है। अब सिर्फ लिखा है गुड्स परचेज्ड, क्या लिखा है, गुड्स परचेज्ड। अब जब गुड्स परचेज्ड लिखा होगा, कुछ नहीं बताया, तो भी हम इसको कैश परचेज मानेंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है। अगर आपको परचेज फॉर कैश लिखा है कोई दिक्कत नहीं, क्रेडिट लिखा है कोई दिक्कत नहीं, बट जब किसी पार्टी का नाम गिवन हो, कैश या क्रेडिट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती तो वो क्रेडिट परचेज मानी जाती है। और सिर्फ लिखा है गुड्स परचेज्ड, क्या लिखा है, गुड्स परचेज्ड, तो ये कैश परचेज होगी। ऐसे ही सेल्स में होगा, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कैश सेल, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट सेल। जब किसी पार्टी का नाम लिखा हो, गुड्स सोल्ड टू राम, किसी पार्टी का नाम लिखा हो तो ये आपके लिए क्रेडिट सेल है। ठीक है, गुड्स सोल्ड टू राम फॉर कैश, सिंपल सी कैश सेल, और गुड्स सोल्ड लिखा है तो ये आपके लिए कैश सेल होगी। ट्रीटमेंट आपको आते हैं। ठीक है, मेरा मोटिव क्या है, आपको ट्रांजैक्शन पढ़ाना, ताकि जब आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो आपको वहां पे कुछ कंफ्यूजन्स ना आए। क्लियर है, तो ये थे आज हमारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिलेटिंग टू अकाउंटिंग इक्वेशन। कि अकाउंटिंग इक्वेशन कहती क्या है, कि फर्म के एसेट्स का टोटल लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल होता है। हर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं और उनका क्या क्या इंपैक्ट होता है वो हमने आज ट्रांजैक्शंस में पढ़ा। उसके बाद हमने कुछ ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखे। अब आप इस क्लास को बहुत अच्छी तरीके से पढ़कर रखोगे, नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना, जब तक आप अपने पूरे कंसेप्ट को जरूर तैयार करना। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप प्लीज हमें कमेंट करिए। वीडियो पसंद आने पे लाइक और शेयर जरूर करिए और कमेंट भी करिए, ताकि हमें लगे कि आप पढ़ रहे हो हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।